पुलिस की भीड़ के साथ खड़े हैं पापा मम्मी और उन्हीं दोनों के संतान 12 साल की हत्यारिन बेटी, जिसने बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम करने की एक अचूक कोशिश की। उसे लगा कि पुलिस उस तक कभी भी पहुंच सकती है और पुलिस उस तक ना पहुंचे, इसलिए उसने बकायदा हत्या करने के बाद उस लाश को बोरी में ठूसने के बाद तालाब के अंदर पत्थर में बांधकर फेंक आई, ताकि जो लाश है कभी भी तालाब के ऊपर ना आ सके। लेकिन इस पूरी कहानी में पहले तो मां अपनी बेटी के साथ हो लेती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान बचानी थी। उसे लग रहा था कि पुलिस उस तक कभी भी पहुंच सकती है। लेकिन देर रात करीब 2 से 2:30 बजे होंगे, जब मां बेटी दोनों मिलकर पिता को या कहे पति को पूरी कहानी बताती है, तब पहली बार जो ये पिता है उसके अंदर की इंसानियत जाग उठती है। उसे लगता है कि जिसकी हत्या हुई है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी 12 साल की बेटी ने इस तरीके से कत्ल को अंजाम दिया कि उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसलिए वो देर रात तालाब के अंदर तैरते हुए जाता है, उस लाश को पत्थर से काटता है और ऊपर निकालने की कोशिश करता है। रात के 3 बज चुके थे, बोरी से लाश को निकालकर झाड़ियों में छुपाता है और इस उम्मीद में कि किसी तरीके से इस लाश को जलाया जा सके। लेकिन लाश गीली हो चुकी थी, उसमें चारों तरफ से पानी था, जलाना मुश्किल हो रहा था और इसलिए लाश को झाड़ियों में छोड़कर वो वापस अपने घर पर आ जाता है। और इस तरीके से पूरा परिवार सोता है कि आसपास के लोगों को जरा भी भनक नहीं लगी कि एक परिवार की 12 साल की एक मासूम दिखने वाली बेटी ने इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया कि पुलिस नाक रगड़ती रह गई। लेकिन परिवार के किसी भी शख्स ने नहीं बताया कि उनकी बेटी ने हत्या की है। लेकिन एक ऐसा सिरा मिलता है, एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे पकड़कर जो राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा लेती है। आज इस डिकोडिंग क्राइम में आपको एक कहानी बताने का यह तुक है। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन आप ये जो पोस्ट देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है, इसमें आप देखेंगे कि पिछले 8 महीनों में बच्चों ने हत्या की सेंचुरी लगा दी है। पिछले 8 महीनों में 101 मर्डर कर चुके हैं। ये कोई बड़े नहीं कर रहे, छोटे बच्चे मर्डर कर रहे हैं। मर्डर की उन्हें सेंचुरी लगा दी है पिछले 8 महीनों के अंदर। और ये जो कहानी है, जो डाटा है, अभी तो 1-2 महीने पुराना है। अब पिछले 1-2 महीने में डाटा और भी बड़ा हो गया होगा। तो पहले जानिए इस कहानी के बारे में और बात करेंगे कि बच्चों के अंदर क्यों इतना ज्यादा हत्या के लिए या रेप जैसी जो चीजें हो रही हैं, ये बच्चों के अंदर कहां से आ रही है, कौन सिखा रहा है, उनके दिमाग में ये सारी फितरत जो आ रही है कहां से आ रही है, बात करेंगे उसके बारे में। ये जो डेटा आपको दीपक ने दिखाया, ये सिर्फ दिल्ली का है। सोचिए, दिल्ली में 8 महीने के अंदर बच्चों ने सेंचुरी लगाई, यानी कि 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 15 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, उन्होंने 100 से ज़्यादा मर्डर किए। ना जाने कितनी किडनैपिंग की, ना जाने कितने ऐसे केसेस को अंजाम दिया जो अब पुलिस फाइलों में रजिस्टर्ड हैं। अब सोचिए, पूरे भारत देश में ऐसे कितने केस होंगे। उन सभी चीज़ों को समझने के लिए, इस डेटा को समझने के लिए आपको ये कहानी समझनी होगी जो हम आज आपको बता रहे हैं। ये 11 दिसंबर 2019 की बात है, जयपुर का चाकसू इलाका। यहाँ पर गांव में जैसे ही सुबह होती है तो हर रोज़ इस गांव में चहल पहल होती थी, लेकिन उस रोज़ उस गांव में शांति पसरी हुई थी। हर किसी के दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि आखिर एक 13 साल की लड़की गायब कहाँ हो गई। दरअसल इसी गांव की एक 13 साल की एक जो बच्ची है वो गायब हो गई थी और किसी को मिल नहीं रही थी। रात से परिवार ढूंढ रहा था, गांव के आसपास के लोग ढूंढ रहे थे और सोचिए, उन सभी लोगों ने उस कदर बच्ची को ढूंढा कि रात से दिन हो गया। दिन में जब वो आसपास तालाब के किनारे जाते हैं, झाड़ियों के पास जाते हैं, तब जाकर वहाँ पर उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखता है। उन्हें दिखता है कि वो 13 साल की बच्ची झाड़ियों के पास औंधे मुँह पड़ी हुई है। जैसे ही उसके पास जाकर
जाकर लोग देखते हैं तो साफ तौर पे दिखता है कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। उसकी जो लाश है वो पूरी तरीके से फूली हुई है, जिससे पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं पानी में डाली गई है। और तो और झाड़ियों में फेंकने की वजह से उसके स्क्रैचेस भी पड़े हुए थे हाथ पर, मुंह पर, और कपड़े तक बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थे, कुछ कपड़े फट भी गए थे। ये देखने के बाद हर कोई सिहर जाता है और हर किसी के दिमाग में एक सवाल होता है कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्या। दरअसल वो जो दिन था वो बुधवार का दिन था, और अगर मैं आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूं तो दोपहर के 2 बजे के आसपास जो बच्ची है वो अपने घर से निकलती है और अपनी माँ से बोलती है कि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही है। सहेली कौन थी? तो सहेली वही 12 साल की बच्ची थी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा। कैसे लगा, क्या लगा, कैसे खुलासा होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन अब होता है ये है कि उसकी माँ पूछती है कि तुम उसके घर अभी इतनी दोपहर में क्यों जा रही हो? तो जवाब देती है कि मम्मी आज मेरी उससे थोड़ी सी लड़ाई हो गई, उसने मेरा पेन ले लिया है। इस बात पर माँ को पता लगता है कि लड़ाई हुई है, लेकिन जो माँ थी, जो घर के बाकी लोग थे, उन्हें पता था कि दोनों सहेलियाँ हैं, दोनों एक साथ स्कूल जाती हैं, एक साथ ट्यूशन जाती हैं, साथ में खेलती हैं, शाम को अपनी हर एक चीज़ों को मतलब वो डिस्कस करती हैं। और बचपना समझ के माँ भी उस चीज़ को नज़रअंदाज करती है जब उसने बोला कि वो लड़ाई करने जा रही है या फिर हमारा एक छोटी सी बहस हो गई थी जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ। अब माँ को भी ये लगता है कि जो बच्चे हैं वो अक्सर बचपन में ऐसी चीज़ें करते हैं। अगर हम आप थे, हमारी भी कहीं ना कहीं किसी से लड़ाई हुई होगी तो बहुत ही लाइटली माँ उस बातों को लेती है। वो इस बात से अनजान थी कि बच्ची घर से निकल तो रही है लेकिन अब वो कभी वापस लौटकर उस घर में ज़िंदा नहीं आएगी। अब होता क्या है कि इसके बाद जो लड़की है वो अपनी सहेली के घर जाती है, और घर जाने के बाद क्या होता है वो आपको पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर समय बीतता जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 बजे की बात थी, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5, 6-7 बजे के आसपास जो माँ है उसे लगता है कि अब तक तो उसे वापस लौट कर आ जाना चाहिए था। वो कुछ देर वेट करती हैं, पिता का इंतज़ार करती हैं। घर के बाकी सदस्य जब आ जाते हैं तो उनको भी इन्फॉर्म करती हैं, और इन्फॉर्म करने के बाद जब सब किसी को लगता है कि लड़की नहीं मिल रही है, वो अब तक घर नहीं लौटी है, तो फ़ौरन उसी लड़की के घर जाया जाता है। यानी कि जो बच्ची गायब हुई थी 13 साल की, उसकी सहेली जो 12 साल की थी, उसके घर जाया जाता है और पूछा जाता है कि हमारी बेटी आपके घर आई थी, ये बोल कर आई थी कि वो आपसे मिलने आ रही है, कोई बात हो गई थी आप लोग की स्कूल में, तो अभी तक वो घर नहीं लौटी। इस बार जो फ्रेंड है वो बोलती है कि आंटी वो तो मेरे घर पर नहीं आई, आज तो मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, स्कूल में हुई थी, उसके बाद तो वो मेरे घर आई नहीं। अब एक छोटा सा गांव जहाँ पर इस तरह से खबर फैलती है कि एक 13 साल की जो लड़की है वो गायब हो गई है, हर कोई परेशान हो जाता है। सबके दिमाग में एक यही चीज़ पिंच कर रही होती है कि वो बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ। अगर वो अपनी सहेली के घर नहीं गई तो आखिर वो किस जगह पर ऐसी जगह चली गई जिससे उसका कोई भी पता नहीं चल रहा। अब गांव का हर एक शख्स इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की जाती है। लगातार पता लगाया जाता है कि आखिर बच्ची कहाँ चली गई। आप सोचिए, गांव के जो 200-300 लोग इकट्ठे होते हैं, सब ये सोच रहे थे बच्ची मिल जाए, और इसीलिए हर घर की तलाशी तक ली जाती है। वो सोचते हैं कैसे भी करके बच्ची मिल जाए, नेबर से पूछा जाता है, लेकिन पूरी तरीके से दिन जो रात है वो बीत जाती है। अगली सुबह उसकी जो लाश, जैसी कंडीशन मैंने आपको बताई, उसी कंडीशन में थोड़ी फूली हुई, स्क्रैचेस पड़े हुए थे, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, कपड़े फटे हुए थे, झाड़ियों के किनारे मिलती है। अब हर कोई हक्का बक्का था। माँ की रो रो कर हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी बच्ची तो सहेली से मिलने गई थी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया, वो खुद भी ये सारी चीज़ें नहीं जानती। अब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। पहली नज़र में जो पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है तो उनको समझ में आता है कि लाश के जो कपड़े हैं, जो लड़की थी जब उसकी डेड बॉडी मिली तो कपड़े बहुत ज़्यादा फटे थे, जिनसे उनको अंदाज़ा लगता है कि बॉडी को यहाँ पर प्लांट किया गया है, यानी कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया है। पुलिस को पहली नज़र में ये भी लगा था कि हो सकता है बहुत ज़्यादा कोई गंदा काम किया गया हो इसके साथ, लेकिन उन्हें ये समझ में आ जाता है कि बॉडी यहाँ पर प्लांट की गई है, खींच कर लाया गया है, जिसकी वजह से कपड़े फट गए हैं और फूली हुई नज़र आती है। तो उनका ये भी अंदाज़ा था कि पानी में काफ़ी देर इस बॉडी को रखा गया है। अब पुलिस को पता लगाना था कि चीज़ें हुई क्या हैं, कौन है वो शख्स जिसने बच्ची के साथ ऐसा किया, क्या उसके साथ रेप हुआ, क्या सिर्फ उसका मर्डर किया गया, और आखिर कातिल है तो है कौन। अब जब पुलिस सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करती है तो माँ से सबसे पहले पूछताछ की जाती है। माँ पूरी कहानी बता देती है। वो बता देती है कि वो अपनी सहेली के घर गई थी और ऐसी ऐसी सारी बात है। अब पुलिस का जो पहला शक जाता है वो उसी परिवार पर जाता है, यानी कि सहेली और उसके परिवार पर जाता है। उनसे जब पूछताछ की जाती है और कहानी समझने की कोशिश की जाती है तो वो लोग बड़े कॉन्फिडेंस यानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि सर वो लड़की हमारे घर पर नहीं आई और मेरी बेटी ने सिर्फ उन्हें स्कूल में देखा था, उसके बाद जब वो मिली ही नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो लड़की वहाँ पर कैसे पहुँची।
अब कुछ भी हो जाए, उन्होंने भले कितने भी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया हो, लेकिन पुलिस के पास एक ही क्लू था कि वो आखिरी बार मिलने के लिए अपनी सहेली से गई थी और उसने एक लड़ाई झगड़े की बात कही थी कि पेन को लेकर कोई विवाद हो गया था। अब इसके बाद पुलिस को डाउट होता है, तो पुलिस सबसे पहले उनके घर की तलाशी लेने की शुरुआत करती है। पुलिस ये देखती है कि जो लड़की है, जब उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, उसकी भी जांच पड़ताल होती है, तो पता लगता है कि नुकीली चीज़ से वार किया गया है, और वार एक या दो बार नहीं किया, करीब करीब 19 से ज़्यादा बार उस लड़की पर वार किया गया। पुलिस को ये भी पता लगता है, और देखकर या जो बॉडी जब उसको पोस्टमार्टम किया गया, तो डॉक्टर्स ने बताया कि पता लग रहा है किसी ने गुस्से में आकर इतना ज़्यादा उस लड़की को टॉर्चर किया है और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ तक सारी चीज़ें आने के बाद पुलिस उस घर की जब तलाशी लेती है, और तलाशी लेने पर पुलिस को एक से एक क्लू वहाँ पर मिलते हैं, जिसके बाद ये पूरा केस राजस्थान पुलिस सॉल्व कर पाती है। होता क्या है कि पुलिस अपनी टीम बनाती है, और टीम बनाने के बाद उस घर में दस्तक देती है, और उस घर के हर एक एरिया में, यहाँ तक कि वहाँ पे एक भूसा घर बना हुआ था, जो गाय को चारा वगैरह खिलाया जाता है, वो सब रखा रहता है, तो उस घर की तलाशी ली जाती है। साथ ही उसके साथ में पड़ोस में जो एक भूसा घर बना था उन्हीं लोगों का, उसकी भी तलाशी जब पुलिस लेती है, तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। टॉर्च जलाकर पुलिस एक एक जगह को जब देखती है, तो वहाँ पर कुछ खून के धब्बे दिखते हैं, और उससे समझ में आता है कि उन्हें पोंछा गया, जैसे कि डायरेक्ट कोई खून गिरेगा तो वो एकदम जगह पर जम जाएगा। लेकिन पुलिस जब पहली नज़र में उन खून के धब्बों को देखती है, तो उन्हें लगता है कपड़े से गीले पानी के जरिए उसे पोंछने की कोशिश की गई, इसीलिए वो मार्ग जो है वो लंबा हो गया है, पहली चीज़। दूसरी, पुलिस को एक कुछ सोने की या कुछ चमकीली चीज़ दिखती है, और जब उसके पास जाकर देखा जाता है तो एक बाली मिलती है, और जब उस बाली के बारे में पता लगाया जाता है, तो पता लगता है वो बाली किसी और की नहीं, उसी बच्ची की है जिसकी लाश झाड़ियों के किनारे मिली थी। अब खून के धब्बे मिल गए और बाली मिल गई। पुलिस का जो शक था वो कहीं ना कहीं पक्का हो गया था। अब बात यहाँ पर थी कि उनको ग्रिल कैसे किया जाए, उनसे पूछताछ कैसे की जाए, क्योंकि एक परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार था, जो पहले से बोल रहा था कि हम कुछ नहीं जानते। अब जब पुलिस फिर से तफ्तीश करती है, उनसे पूछती है कि देखिए बाली मिली है, खून के धब्बे मिले हैं, कुछ बताइए आप। इस पर वो बार बार ये कहते हैं कि सर, हम आपसे साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं पता, वो लड़की तो हमसे मिली ही नहीं। और जब वो 12 साल की लड़की जिसने मर्डर किया, जो उसके माँ थे, जो बाप थे, जब उनको पुलिस एक एक सबूत दिखाती है, जब वो तस्वीरें दिखाती है कि आप ये खून के धब्बों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, आप इस बाली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, ये तो उसी बच्ची की है, या आपके उस भूसा घर तक कैसे पहुंची। और जैसे पुलिस ने ये सवाल किए, पुलिस ने अपने तरीके से तफ्तीश की, तब जाकर ये जो परिवार है ये टूटता है, क्योंकि ये डर चुका था, इसके मन में डर था। भले ये आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहा था, लेकिन इनके हाथ जो है वो कांपते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसे जानने के बाद गांव का जो हर एक शख्स है वो इन पर, आप यूँ समझिए, थू थू करने लगा। अब आगे क्या होता है, किस तरह से पुलिस को ये पूरी कहानी बताते हैं पुलिस जब इनसे पूछती है, अब आप वो समझिए और फिर जानिए उस डेटा के बारे में जिसमें हर एक चीज़ का जवाब है, और बताया गया है कि आखिर बच्चे क्यों इस राह पर चल रहे हैं। देखिए, इस पूरी कहानी में एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली, जो परिवार है उन्होंने एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझा दिया था कि अगर पुलिस वाले आए तो तुम्हें किस तरीके से एक्टिंग करनी है। पहले तो पुलिस वालों ने माँ को ले जाकर अलग से पूछताछ की, फिर पिता को अलग से लेके पूछताछ की। जब दोनों से जब बातचीत हो रही थी, तो दोनों इस कॉन्फिडेंस के साथ ना कह रहे थे कि पुलिस को लगा कि शायद उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जो पुलिसिया जो कार्रवाई होती है, जो पुलिसिया जो तरीका होता है, उसमें इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो टूटता ज़रूर है। और यहाँ पर जब बताया गया कि आपके घर से जो खून पोंछा गया, तो वो सबूत है, बाली जो मिली है वो उसी लड़की की है, तो अब मुंह खोलने से आपको बताना पड़ेगा सच। अब यहाँ पर जो माँ थी, उसे लगा कि वो तो पकड़ी जाएगी, तब वो एक कहानी बताती है। उस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे कोर्ट में भी बताया गया था, हूबहू हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो लड़की है 12 साल की, और जो उसकी जो साथी थी, जो सहेली थी, जिसकी उम्र 13 साल थी, दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। क्लास 8वीं की स्टूडेंट थी दोनों लड़कियां। लेकिन अक्सर इनकी बीच में आए दिन कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन सहेली थी, बात ज़्यादा बढ़ती नहीं थी, ये फिर से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते थे। और यही बात दोनों ही परिवार को पता थी कि इनके बीच में अनबन होती रहती है, लेकिन कहाँ जाएंगे ये बच्चे, बच्चों के लिए तो जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है। यही बात दोनों परिवार को पता थी। लेकिन एक रोज़ क्या होता है, जो लड़की थी, जो 13 साल की जो लड़की थी, उसका पेन चुरा लिया जाता है इसी 12 साल की लड़की के द्वारा।
अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अनबन शुरू हो जाती है स्कूल में। ये अनबन धीरे धीरे जब घर पर आती है लड़की, तो ये घर पर भी कम से कम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने मेरा पेन कैसे चुराया। अब इस बात की शिकायत करने के लिए उस 12 साल की लड़की के घर पर जाती है, जो पड़ोस में ही रहती थी। स्कूल से आने के बाद, खाना पीना खाने के बाद ये उसके घर पर जाती कि आज मैं इसकी मम्मी से कंप्लेन करूंगी। जब 13 साल की लड़की को देखती कि जो उसकी सहेली कंप्लेन करने के इरादे से आ रही है और कह रही है कि अगर तुमने मेरा पेन वापस नहीं किया तो मैं पुलिस वालों को बुला लूंगी। अब पहली बार ये जो बच्चों की जो दुनिया होती है ना, आपको लगता है कि अरे बच्चे छोटे मोटी चीज़ों पे झगड़ा करते हैं, हम बड़े हैं, हमें उनका झगड़ा मामूली लग सकता है, लेकिन बच्चों के लिए जो उनका जो झगड़ा होता है वही उनके लिए दुनिया होती है। वो छोटी सी छोटी बात के लिए बहुत ज़्यादा बुरा मान सकते हैं, उनके दिल पे लग सकती है। जब लड़की ने कहा कि वो पुलिस को बुला लेगी, बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो 12 साल की जो लड़की थी, ये वहीं पर रॉड निकाल कर मारना शुरू कर देती है उस 13 साल की सहेली को, और वहीं पर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब उसे लगता है कि पेन चोरी के मामले में अब पुलिस तो उस तक कभी पहुंचेगी नहीं, लेकिन जैसे ही वो बेहोश देखती है अपनी सहेली को, उसे लगता है कि जब ये जागेगी तो ये दोबारा जाके पुलिस को कंप्लेन करेगी, मेरे माता पिता को बताएगी, और ये फिर से उसे डांटना पीटना शुरू हो जाएगा, पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके जाएगी। और इसलिए उसने अपनी एक गलती को छुपाने के लिए, कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उसे अपनी एक गलती छुपाने के लिए वो एक के बाद एक कई गलतियां करती चली जाती है। वो रॉड लेकर अपनी ही सहेली का खोपड़ी खोल देती है, मारती रहती है। उसे लग रहा था कि कहीं भी इसकी जो सांसें हैं बिल्कुल बंद हो जाएं, सांसें बिल्कुल ना चले। अगर सांसें चलेगी, अगर इसने अपना जुबान खोल दिया, इसकी आंखें खुल गई, तो उसकी पोल खुल जाएगी, और उसे इतना मारती है कि उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। अपनी सहेली को मारने के बाद स्टोर रूम में ये वापस हाथ पैर धोकर चली जाती है अपने कमरे में। अब होता क्या है, जो माँ मजदूरी का काम करती है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, माता पिता जो साथ में खड़े हैं, माँ मजदूरी का काम करती है। जब माँ वापस घर पर आती है, बेटी एक एक पूरी कहानी का ब्यौरा बताती है अपनी माँ को। माँ को लगता है कि पिता तो घर पर है नहीं, अब उसे ही फैसला करना पड़ेगा। वो स्टोर रूम में जाकर जो एक पुराना बोरा था या बोरी थी, उसके अंदर उस लाश को भरा जाता है, पत्थर बांधा जाता है, और रात शाम का अंधेरा या 7-8 बजे के करीब वो उस पत्थर को बांध कर बोरी में लाश को जो बगल में तालाब था उसमें फेंक आते हैं। रात का खाना बनना शुरू होता है उस घर के अंदर। जो माँ है, बेटी है, एक दूसरे से बातचीत करने से बच रहे थे, लेकिन काम भी करना ही था। उसके बाद जब पिता, जो कि फॉर्च्यून की दुकान में काम करते हैं, वापस आते हैं रात में, तो दोनों माँ बेटी पिता को बताने से डर रहे थे कि अगर पिता को सारी चीजें पता लग गई तो ये चीजें अच्छी नहीं होंगी। लेकिन डरते ही डरते रात के 2 बजे के करीब ये अपने पिता को बताती हैं, या जो अपने पति को बताती हैं, जो बीवी, कि देखो आज हमने ये सारे कांड किए हैं, तुम किसी के सामने अपनी जुबान मत खोलना, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, गुमशुदगी का मामला दर्ज होगा, किसी को लाश नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने तालाब के अंदर फेंक दिया है। पिता को लगा कि जो बेटी और जो उसकी बीवी जो सारी कहानी बता रही है, ये तो किसी बच्ची के साथ, बेटी के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। रात के अंधेरे में उसकी इंसानियत जागती, उसे लगता है कि मुझे अपने परिवार को बचाना है और उस लड़की की आत्मा को शांति भी दिलवानी है। और रात के अंधेरे में घर से निकलता है, तालाब के अंदर कूदता है, पत्थर को काटता है, लाश को लेकर झाड़ियों में रखता है, और उसे लग रहा था कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूंगा, उसे, उसकी जो लाश है उसे जला दूंगा। जलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि आस पड़ोस के लोगों की नजर पड़ जाएगी, और समय देखते हुए जब कोई देख ना रहा हो तो इस लाश को लाकर वो जला देगा। और दूसरी चीज ये भी थी कि लाश पूरी गीली थी, उसे जलाना ही मुश्किल भी हो रहा था, तो इसलिए वो झाड़ियों में लाश को छोड़कर वापस अपने घर पर आ जाता है। लगभग 18 घंटे लग गए थे लड़की को आसपास में ढूंढने के लिए, लेकिन जब 18 घंटे बाद जब पुलिस को लाश मिलती है, एक एक कड़ी को जोड़ा जाता है, बाली से खून की जो धब्बे थे उसके जरिए पता लगता है कि एक 12 साल की लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सहेली को इसलिए मार दिया
क्योंकि उसने पहले एक तो पेन चुराया और जो लड़की उसे धमकी दे रही थी कि तुमने पेन चुरा लिया, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा लूंगी, और इस चीज से वो बचना चाहती थी और इसलिए उसने अपनी सहेली को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी ही बेदर्दी के साथ रॉड पे से मारी जा रही थी, पत्थर से उसने उसे उसके चेहरे को नोचने की भी कोशिश की थी। जो 12 साल की, जो मासूम कहना भी गलत होगा इस बच्ची के लिए। तो फिलहाल के लिए जब ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है, जब पूरे जो तीनों को बैठा के जब पूछताछ की जाती है, तो तीनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। अब हुआ क्या, अब यहां पर जो माता पिता थे उन्हें तो जेल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ और लाश को ठिकाने लगाने में जो इस तरीके से जो कार्रवाई की थी, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और ये जो लड़की है, ये जो बच्ची है, इसे बाल गृह, जो सुधार गृह होता है, वहां पर भेजा जाता है ताकि ये आने वाले वक्त में सुधर जाए और फिर जैसे 18 साल होगा इसे वापस छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये तब बच्ची थी। बच्चियां या बच्चे जब इस तरीके की काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो गलत चीजें कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी जो कानून व्यवस्था है बच्चों को सजा देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है। अब इस चीज को लेकर हम क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल ये जो 2019 का मामला था, इस मामले को सुलझाने में कोर्ट का पूरा जो सुनवाई होती है उसे पूरा होने में लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त जरूर लग गया। लेकिन आपके सामने हम टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख रख रहे हैं, एक रिपोर्ट है, जहां पर आप साफ तौर पे देखेंगे जो क्या लिखा है कि 101 मर्डर हुए हैं पिछले 8 महीनों के दौरान। और इसमें जो इनका जो डाटा है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो डाटा साझा किया है, उन्होंने बहुत सारी और बातें भी कही हैं। देखिए, जो मर्डर के तो 101 मामले, जो बच्चों ने सेंचुरी लगा दी, सिर्फ दिल्ली के इलाकों की बात हो रही है, बाहर की नहीं, सिर्फ दिल्ली जैसे इलाकों में। अटेम्प्टेड मर्डर, मतलब मर्डर की जो कोशिश थी वो है 191। मर्डर करना, मर्डर की कोशिश करना 191। इसके बाद जो चोरी और जो डकैती होती है उसके 157 मामले हैं। रेप जैसे मामले बच्चों के बीच में 92 हैं। अब यहां पर जो छोटी मोटी चोरी होती है, जो पर्स चुरा लेना, उसके जो सबसे ज्यादा मामले हैं लगभग 460। अब ये जो मैंने आपको जो डाटा बताया, ये डाटा है दिल्ली के आसपास के इलाकों का या दिल्ली के खास तौर पे इलाकों का। अब यहां पे आप सोचेंगे कि बच्चे इतनी ज्यादा चीजें क्यों कर रहे हैं, तो इसमें जो एक्सपर्ट्स का जो मानना है ये है कि पहले जो बच्चे होते थे वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। अगर माता पिता कहीं और भी हो तो बच्चों के लिए, उन्हें डांटने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कोई ना कोई घर पर बड़ा मौजूद रहता था, जो उन्हें बताता था कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं। और बच्चे डर के मारे कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते भी थे। लेकिन अब क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी देखभाल करने वाला, उन्हें समझाने वाला, गलत सही चीज में भेदभाव करने वाला अब कोई है नहीं। तो जो उन्हें समझ में आता है वही वो सारी चीजें करते चले जाते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियर फैमिली, और खास तौर पर जो जब से ये स्मार्टफोन्स आए हैं, बच्चों को बाहर खेलने कूदने से ज्यादा मजा अब फोन में आने लगा है। उन्हें लगता है कि जो फोन में जो चीजें दिखाई जा रही हैं वही सच है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है पीयर प्रेशर, मतलब मेरे साथ के जो बच्चे ने, अगर उसके मान लीजिए A+ आए हैं और मेरे A आए हैं, तो उसके A+ क्यों आए हैं? ये जो जलन भावना है, ये एक तरीके से हेल्दी कंपटीशन अब नहीं रह गया है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में उन्हें लगता है कि वो चीजों जिसके A+ आ रहे हैं उसे गलत तरीके से A+ लेके आए, मुझे उसे किसी भी तरीके से हराना है। बल्कि हर किसी को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको याद रखना पड़ेगा, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो आप कोई A+ ले आए, कोई A ले आए, आप रेस में कितना भी भाग लें, लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो जीवन की जो रेस है उसमें आपको अव्वल आना है। किसी के A+ आगे, किसी के A आगे, किसी के B आगे, इससे आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं हो सकता है। और खास तौर पर जो थॉमस एडिसन थे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी कि एक सिंगल पेपर उनका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता है। मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक सिंगल पेपर, एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। और इसलिए जो बच्चे हैं, इन्हें ये सारी चीजें देखकर ऐसा महसूस होता है कि जो सामने वाला जो लड़का है, जो लड़की है, वो मुझसे आगे निकल जाएगी, वो मुझसे बेहतर है। और उस बेहतर से अपने आप को सुधारने की वजह वो सोचते हैं कि उस बेहतर चीज को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इसलिए दिल्ली में पिछले 8 महीनों के अंदर 101 मर्डर, बच्चों ने मर्डर की सेंचुरी लगा दी है। जिस तरीके से जो हमने आज केस डिस्कस किया, उसमें एक पेन चोरी का मामूली मैटर था, उस मामूली सी चीज को लेकर
बच्चे एक दूसरे को हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे, एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं। मारा भी, सर कुचला भी, खोपड़ी बाहर निकाल दी, उसे बांधकर, पत्थर से बांधकर तालाब के अंदर फेंक दिया ताकि लाश किसी को भी ना मिले। कौन सोचेगा कि एक लड़की गायब होकर तालाब के अंदर जा सकती है? लेकिन उस पिता की इंसानियत जागी और उसने लाश को बाहर निकाला, लेकिन उसने सोचा कि मुझे अपने परिवार को बचाना है और इसलिए उसने बच्ची की जलाने की कोशिश भी की, उसमें नाकाम रहा और इसलिए वो पकड़ा गया। तो ये जो हमने आपको सारी चीजें बताई, एक तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि बच्चों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों पनप रहा है। एक तरीके से अगर आप कहें कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ज्वाइंट फैमिली होती है, बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। वो जब खेलेंगे, वहां पे मान लीजिए क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उसने ज्यादा रन बनाया, मैंने कम रन बनाए, तो ये सोचेगा कि मुझे अगली बार जब मुझे बैटिंग करने का मौका मिले तो मैं और ज्यादा रन बनाऊंगा, उससे ज्यादा रन बनाऊंगा। ये हेल्दी कंपटीशन है। अब सामने वाले ने ज्यादा रन बना दिए तो मैं उसको मार नहीं डालूंगा। और ये जो थिंकिंग है ये बच्चों के अंदर आती जा रही है क्योंकि जो उनका फ्रेंड सर्कल है वो छोटा होते जा रहा है। घर पर कोई बात करने वाला नहीं है, स्कूल में सिर्फ लिमिटेड दोस्त है। स्कूल में लिमिटेड दोस्त भी क्या बात करते हैं, उस वेब सीरीज में तुमने क्या देखा, उस वाली मूवीज में तुमने क्या देखा, लेकिन कोई भी आउटसाइड गेम के बारे में बात करने से बचता है क्योंकि आजकल जो आउटसाइड गेम खेलने वाले भी बच्चे कम बच्चे हैं। जो तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है, आजकल की जो माता पिता है, पापा मुझे आईफोन चाहिए, मुझे महंगी चीजें चाहिए, घर वाले तुरंत के तुरंत लाकर उसे दे देते हैं। अब इसी बच्चों को लगता है कि मैं अगर जो भी चाहूं मुझे बहुत आसानी से मिल सकता है, मुझे सिर्फ कहना है पापा मम्मी को, पापा मम्मी मुझे लाकर दे देंगे। और इसी वजह से ये जो गुस्सा है बड़ी आसानी से इनके अंदर पनपता है और ये गुस्सा कहीं ना कहीं इनसे क्राइम करने के लिए इन्हें प्रेरित भी करता है। तो हमारे तमाम दर्शकों से यही दरख्वास्त है कि आप भी अपने जो बच्चे हैं, जो आसपास आपके आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं, जो आपके खुद के बच्चे भी हैं, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ आउटसाइड गेम खेलें ताकि आप उनकी मनोदशा को भी समझें। जो उनकी छोटी छोटी जो लड़ाइयां होती हैं स्कूलों में, ट्यूशन में, गेम से, उनसे खुलकर बात करें कि तुम्हारे साथ आज हुआ क्या है, तुमने आज स्कूल में क्या किया, तुम्हारा पेन चोरी हो गया, कोई बात नहीं, और पेन ले जाओ, और तुम्हारे दोस्त को पेन की जरूरत है उसे 2 पेन और गिफ्ट करो, लेकिन अपने आपको एक अच्छा इंसान जरूर बनाओ। एक ऐसा ज्ञान जिससे आपके बच्चे का भविष्य सुधर सकता है, आने वाली पीढ़ी सुधर सकती है। तो हमने कोशिश की है कि आपको एक ऐसी कहानी बताएं, ऐसा केस बताएं जिसमें एक बच्ची ने सोचा कि वो परफेक्ट क्राइम करेगी, लेकिन अंत में वो खुद अपने परिवार के साथ पूरी की पूरी तरीके से फंस जाती है। परिवार तो जेल चली जाता है, बच्ची क्योंकि नाबालिग थी वो जल्दी छूट भी जाएगी। तो देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम।